ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ा था, राइट? और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में हमने ये सीखा था कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट होंगे, जहां पे इनका इंटरसेक्शन बनेगा, वो इक्विलिब्रियम रेट रहेगा, दैट इज इस केस में OR। ठीक है, इस OR रेट, ये OR रेट प्रिवेल करेगा मार्केट में। अगर रेट चेंज हो भी जाता है किसी रीजन से, चाहे वो सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की हो या एक्सेस डिमांड की हो, तो रेट अपने आप वापस से कहां आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पे तुम्हें छोड़ा था कि क्या सर ये इक्विलिब्रियम रेट डिस्टर्ब हो सकता है? आप कह रहे हो ये बार बार यहीं आ जाएगा, तो क्या ये डिस्टर्ब हो सकता है? मैंने ये कहा था, आंसर इज यस, ये डिस्टर्ब हो सकता है। ये जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, ये डिस्टर्ब हो सकता है अगर चेंजेस मिल जाए हमें डिमांड में या सप्लाई में। तो यहां पे किस में चेंजेस आ रहे थे सर? यहां प्राइस चेंज हो रही थी, ओनली प्राइस चेंज हो रही थी, और डिमांड एंड सप्लाई केवल रिस्पॉन्स कर रहे थे। इसका मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पे बेस्ड था पूरा टॉपिक। बात समझ में आ रही है? तो यहां केवल चेंजेस हमने किसके देखे थे? प्राइस चेंजेस देखे थे। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहां पे था कि एक्सचेंज रेट राइजेस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस इंक्रीज हो जाए या फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस डिक्रीज हो जाए। हमने केवल ये केसेस देखे थे। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। आंसर इज यस, ये इक्विलिब्रियम तब डिस्टर्ब होगा जब चेंजेस किस में आएंगे? डिमांड और सप्लाई में आएंगे, ना कि प्राइसेस में, और प्राइस रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इफ डिमांड या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से रिस्पॉन्स किस में मिलेगा? प्राइस में। जब ये हम रिस्पॉन्स देखेंगे प्राइस में, तब जाके हमें ये दिखेगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है। ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा था, वहां पे हमने प्राइस चेंज की थी, उसका रिस्पॉन्स मिला था डिमांड और सप्लाई पे। अब हम कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई चेंज होंगे, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा प्राइसेस पे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। देखो, इस कंसेप्ट को तुम ऑलरेडी माइक्रो में पढ़ चुके हो, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं ताकि तुम्हारे लिए और सपोर्ट हो जाए। ठीक है, जब भी हम कह रहे हैं कि हम तो डिमांड और सप्लाई चेंज करेंगे, है ना, तो एक ही कंसेप्ट पे समझ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। सपोज करो आप डिमांड की बात करो और डिमांड में चेंज आने वाला है। डिमांड में चेंज का क्या मतलब है? देखो, डिमांड में दो तरह के चेंजेस हमने समझे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये पूरा माइक्रो का पार्ट है और उसी का सपोर्ट लेके ये बात समझाई जा रही है। वहां कमोडिटी पे थी, यहां पे कमोडिटी फॉरेन एक्सचेंज हो गई है, मतलब डॉलर हो गया है। तो डॉलर की डिमांड चेंज होने का क्या मतलब होता है? डॉलर की डिमांड चेंज होने का दो फैक्टर हो सकते हैं। पहला, अगर उसकी अपनी खुद की प्राइस में चेंज आए, इस वजह से डॉलर की डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। दूसरा, अपनी प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से डॉलर की डिमांड चेंज हो रही है। दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे किसी की इनकम चेंज हो जाती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। मैं ये पूरा गुड्स पे समझा रहा हूं बस तुम्हें ये चीज समझाने के लिए कि अपनी प्राइस को छोड़ के कोई और फैक्टर, है ना, यहां पे इंटरेस्ट हो सकता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट जब बदल जाते हैं, जैसे डॉलर जिस कंट्री में चल रहा है वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉलर को बोरो करने का, डॉलर को इन्वेस्ट करने का, वो चेंज हो जाए, तो ये अदर फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, अगर कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आता है तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सपोज ये डिमांड कर्व है, तुम जानते हो इसको, ये डिमांड कर्व है। यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड होता है और यहां पे प्राइस होता है, और इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। और इनवर्स रिलेशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि सपोज करो जब प्राइस यहां था, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड सपोज यहां थी, ओके,
ये कर्व यही दिखा रहा है ना, जब प्राइस यहां था तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां थी, है ना। ये अगर आपका ओपी था तो ये आपका ओक्यू था। अब ये कर्व क्या कहता है, अगर प्राइस गिर जाए, ये प्राइस से चलता है, अपनी खुद की प्राइस से, अगर प्राइस गिर जाए, किसकी प्राइस, ये अगर क्वांटिटी डिमांडेड डॉलर चल रही है तो डॉलर सोच लो, अगर प्राइस गिर जाए तो शिफ्ट मिल जाएगा हमें, अगर प्राइस फॉल हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस फॉल हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। यहां फॉल है तो यहां इंक्रीज है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो इफ प्राइस फॉल्स P to P1, then quantity demand will increase from Q to Q1। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ये अगर प्राइस राइज हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन चल रहा है। इसे ही हम कहते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको बोला जाता है डिमांड एक्सपांड हो गई है या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और यहां पे देखो इसकी अपनी प्राइस की वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। डॉलर की अपनी प्राइस, मतलब अगर डॉलर 80 रुपीज का है तो अगर डॉलर की प्राइस गिर जाए, मतलब कि अगर डॉलर 75 रुपीज का हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? आगे चलते हैं। यहां पे देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये चीज कहती है कि भाई आपकी डिमांड में जो चेंज है वो इंक्रीज डिक्रीज तब कहलाएगा जब प्राइस अपनी खुद की प्राइस, इट्स ओन प्राइस को छोड़ के कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट घट गया इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना, तो अगर ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है डीडी, अब ये डीडी जो कर्व है उसमें मूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी प्राइस और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन है ही नहीं, इस प्राइस से रिलेशन नहीं है, अदर देन दिस प्राइस रिलेशन है क्वांटिटी डिमांड का। और मैं कह रहा हूं अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, ये आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, अरे यार पैरेलल बन जा भाई, पैरेलल लाइन ही नहीं बन रही है, ठीक है चला लो काम। ये हो गया D1 D1। तो यहां पे देखो अगर ओरिजिनल कर्व पे ये प्राइस थी, इसी प्राइस पे अपनी प्राइस को छोड़ के किसी और रीजन से अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो डिमांड इंक्रीज दिखाओगे। तो ये कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो तुम्हें मैंने लॉजिक बता दिया कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व आता है तब जब अपनी प्राइस को छोड़ के किसी और रीजन से डिमांड इंक्रीज हो रही हो, और ये कहलाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट कब होती है, जब अपनी ही प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज का रिस्पॉन्स हम देखते हैं किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में। तो कोई कमोडिटी है उसकी अपनी ही प्राइस से जो असर पड़ रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखेंगे। ये कभी नीचे की तरफ जाएगा, कभी ऊपर की तरफ जाएगा, और यहां पे हमने देखा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये दोनों कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर हो गए हैं तो मैं ये समझा रहा हूं कि देखो ये जो पूरा प्राइस डिटर्मिनेशन वाला मामला था जहां पे अपनी ही प्राइस की वजह से वो चेंज हो रहा था, तो यहां हमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मिली थी। अब ये 12th में समझाया नहीं है उसको उतना डिटेल में, बट मैंने कोशिश की कि तुम्हें समझ में आ जाए। और यहां पे मिलेगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
ये देखो डी एक कर्व था ओरिजिनल, और ये शिफ्ट दिखा रहा है इंक्रीज और डिक्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये शिफ्ट दिखा रहा है। मैं इस डायग्राम को और क्लियर बना के दिखाऊंगा, बट तुम्हें बेसिक बात समझ में आ गई है। हाँ, तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा। हम पहले इंक्रीज इन डिमांड देखते हैं, फिर हम डिक्रीज इन डिमांड देखेंगे। चलो इंक्रीज इन डिमांड का एग्जांपल दिखाता हूं। अगर सपोज करो इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड, अब हम क्या करेंगे, हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है, ये बात हम समझते हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो इक्विलिब्रियम तो इंटरसेक्शन पे मिलता है डिमांड और सप्लाई कर्व के। सपोज ये हमारा डिमांड कर्व था, ये हमारा सप्लाई कर्व था, ये डी है, ये एस है। ये इंटरसेक्शन पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था यहां। अब अगर हमें पिछला टॉपिक करना है तो उसमें क्या था, उसमें यह था कि हम प्राइस को चेंज करते थे, है ना। यहां पे एक्सचेंज रेट की वजह से हम आर नाम लिख देता हूं जो बुक से तुम्हें मैच हो जाएगा, और इसे मैं क्यू लिख देता हूं। तो हम ये कह रहे थे कि ओ आर एंड ओ क्यू ये इक्विलिब्रियम है, और नाम थे इनके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम रेट। तो ये इक्विलिब्रियम थे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डिमांड में कोई चेंज आएगा, मैं यहां चेंज इन डिमांड समझने की कोशिश कर रहा हूं, चेंज इन डिमांड, और उसको भी हम ले लेते हैं इंक्रीज वाला। और चेंज इन डिमांड अगर इंक्रीज है मतलब अपनी प्राइस को छोड़ के, इस ओ आर को छोड़ के कोई और रीजन से डिमांड बढ़ी है ना। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आया कि प्राइस कम हो गई है तो डिमांड बढ़ गई है, नहीं, कोई और रीजन है। कोई और रीजन है तो हमें देखने को मिलता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या दिखा रहा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ये दिखा रहा है कि भाई प्राइस तो वही है, ये ओ आर पे ही टिकी हुई है, पर किसी और रीजन से इंक्रीज मिल गया है। तो जो इक्विलिब्रियम हमें ओरिजिनल यहां मिल रहा था, अब वो इंटरसेक्शन यहां मिल रहा है। और तुम देखो ये इंटरसेक्शन ऊपर मिल रहा है, यहां इसके सामने यहां मिल रहा है इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन एक नए प्राइस को जन्म दे रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड किसी और रीजन से बढ़ गई, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गई, किसी रीजन से इंक्रीज हो गई, जिसमें उसकी उस कमोडिटी की अपनी प्राइस का कोई रोल नहीं है, कोई और किसी और चीज का रोल है। अदर फैक्टर्स भी तो हैं जो डिमांड बढ़ा देंगे, केवल अपनी प्राइस थोड़ी होती है। तो जो अदर फैक्टर थे उनकी वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, ये D1 पे आ गई है। तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिलेगा जो कि हायर प्राइस होगा अगर डिमांड बढ़ गई तो ये जो पुराना इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक नया इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा जो कि हायर प्राइस पे होगा। OR1 इज मोर देन OR। अब देखो यही बात इन्होंने यहां पे लिखी है, तो यही दो कंक्लूजन तुम्हें समझने हैं। ये देखो इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइट वर्ड शिफ्ट वाला केस है, केवल राइट वर्ड वाला, ठीक है। और ये देखो E से E1 पहुंच गया, वो ऊपर पहुंच गया अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई थी तो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कमोडिटी है हमारी, विल शिफ्ट द डिमांड कर्व। तो हमारा डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट हुआ, राइट वर्ड, ये राइट वर्ड शिफ्ट है डिमांड कर्व। और D1 बन गया, DD था D1 बन गया। हमारी एक्सेस डिमांड कहां पहुंच गई, Q से Q3, और ये अपनी प्राइस को छोड़ के किसी और रीजन की वजह से पहुंची थी, ठीक है। जब ये ऐसी आगे पहुंच गई तो अब जो हमारा सप्लाई के साथ इंटरसेक्शन है वो कहां बन रहा है, ऊपर। जब डिमांड बढ़ गई, कॉमन सेंस से अगर मैं समझा दूं तुम्हें, ये तो टेक्निकल समझा दिया,
ठीक है, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको 1000 कमोडिटी की डिमांड थी मार्केट में, अब वो 1200 कमोडिटी की हो गई है, ठीक है, महंगा हो गया है, तो वो सप्लाई भी 1200 का चाहिए पड़ेगा बाजार में, और अट्रैक्टिव हो जाएगा मार्केट, और लोग आएंगे मार्केट में ये डिमांड की वजह से, सप्लाई करने भी आएंगे, और अगर सप्लाई करने आएंगे तो प्राइस जो है अच्छी मिलेगी मार्केट में, ज्यादा मिलेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या हो गया है, अट्रैक्टिव हो गया, ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई है, सप्लाई उसे फॉलो कर रही है, तो प्राइस भी उसे ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात हुई, अदरवाइज तुम्हें टेक्निकली तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो ये एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट राइजेस टू OR1, यही मैं कह रहा था कि देखो ये OR1 पे पहुंच गया एक्सचेंज रेट, हमारे एग्जांपल में भी ऐसे ही था। और इससे क्या दिखता है, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस पर यूनिट ऑफ US डॉलर, हमारे केस में जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम डॉलर लेके चल रहे हैं, हैज इंक्रीज, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाएंगे साथ में प्राइस भी बढ़ेगा, तो प्राइस को इस बार मैं फॉलो कर रहा हूं, मतलब प्राइस जो है वो फॉलो कर रही है डिमांड को, जबकि ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस को फॉलो कर रही थी डिमांड। दिस इज द डिफरेंस, डॉलर की खुद की प्राइस चेंज हुई है, इस वजह से डिमांड और सप्लाई में क्या अंतर आएगा, ये एक अलग स्टोरी है। और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई है किसी और फैक्टर की वजह से, तो फिर प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा ना, ये प्राइस फॉलो कर रही है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसा का ऐसा हम डिक्रीज इन डिमांड पे भी देख लेते हैं। देखो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। दूसरी बात, एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट विल फॉल, और वो फॉल होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे एक और बार डायग्राम में दिखा देता हूं। डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बना लेते हैं। मैं ये इसीलिए बना रहा हूं कि तुम्हें दिखा पाऊं कितना आसान है इनको बनाना, और एग्जाम में टॉपिक आएगा तो ग्राफ बना के आना ही है। ठीक है, यहां पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी है, यहां उसका रेट है। ठीक है, और ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है। ठीक है, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, इसे हम डिनोट कर देते हैं DD से, इनवर्स रिलेशन के साथ। सप्लाई कर्व बना दिया डायरेक्ट रिलेशन के साथ, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम मिल गया E पे, और ये जो है आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है Q, और ये ओरिजिनल रेट है R। यहां से हम चेंज लेके आएंगे। चेंज किधर आएगा, इस बार डिमांड किसी रीजन से कम हो गई, अभी प्राइस का कोई अंतर नहीं पड़ा, बस डिमांड कम हो गई। अगर डिमांड कम हो गई और प्राइस उसमें रीजन नहीं था, तो मैंने प्राइस को हिलाए बिना मैंने नया डिमांड कर्व बना लिया D1। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, देखो कम हो रहा है, ये देखो ना कम हो रहा है, ये मुझे क्वांटिटी कम करनी थी ना, तो मैंने कम कर दी, यहां ले आया क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया, तो ये क्वांटिटी आ गई सपोज Q2 पे। ओके, अब इसे फॉलो करते हुए नया रेट बनेगा, क्योंकि मार्केट में अब ओवरऑल डिमांड भी कम है डॉलर की, और सप्लाई भी कम है। जब डिमांड कम हो गई तो सप्लायर भी कम आए, मार्केट जो है अट्रैक्टिव नहीं बचा। जब डिमांड किसी मार्केट में घट जाएगी तो वो अट्रैक्टिव नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल उसमें जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। तो प्राइस मतलब प्राइस पे हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, प्राइस रिस्पॉन्स कर रही है, डिमांड और सप्लाई में चेंज पहले आ गया है, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। और ये देखो ये प्राइस फॉल हो गई है R से R1, अगर इसको R2 देना चाहते हो तो इसको R2 नाम दे दो, है ना। R1 वाला पूरा हमने इंक्रीज में बना लिया, फिर एक डिक्रीज में बना लिया। सो दिस इज द डिफरेंस। ये है आपका पूरा इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट, जहां पे प्राइस ने फॉलो किया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, जब प्राइस ने फॉलो किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। जब तक प्राइस यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट है, प्राइस ही लीड कर रही है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं या सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं,
तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस फॉलोअर है, ठीक है, स्टार्टिंग जो थी वो इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड की वजह से हुई है और प्राइस केवल फॉलो कर रही है, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने डिमांड की पूरी कहानी पे समझा, वैसा का वैसा सप्लाई की कहानी पे सेम तरीके से समझ सकते हो। देखो, अगर इंक्रीज इन सप्लाई है तो राइटवर्ड शिफ्ट लेगा, मतलब कि ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट इसलिए होता है हर बार इंक्रीज पे, क्योंकि ये अगर OQ ओरिजिनल था तो हमें ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा सप्लाई आ रहा है मार्केट में। अब मार्केट में अगर ज्यादा सप्लाई आ रहा है तो देखो राइटवर्ड शिफ्ट ले लिया, S1 ये चल रहा है हमारा, ठीक है, और एक नया इक्विलिब्रियम मिल गया हमें यहां पे। लेकिन यहां कैसे मिलेगा, ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को कट होना चाहिए ना, कट तो यहां हो रहा है E1 पे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। E1 पे मिल गया कट, तो OQ जो है आपकी, OQ1 जो है वो नई डिमांड है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। OQ1 पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है, और यहां पे जो रेट है वो फॉल हो जाएगा। इसे भी जरा कॉमन सेंस से समझा दो सर। अगर सप्लाई बढ़ गया है मार्केट में, डिमांड तो नहीं बढ़ी है, सप्लाई बढ़ गया है मार्केट में, तो लोग जो है उसी डिमांड पे सप्लाई बढ़ जाने की वजह से अब बोलेंगे यार बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में, हम तो कम रेट पे खरीदेंगे। इस वजह से इक्विलिब्रियम नीचे आ जाता है। ठीक है, डिमांड अपनी ही जगह बनी हुई है, ये बात समझो, डी को नहीं हिला रहे हम। ठीक, डिक्रीज इन सप्लाई को समझो। अगर मार्केट में सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड अपनी जगह है ना, 1000 यूनिट का डिमांड था, 1000 यूनिट का सप्लाई था, अब अचानक से सप्लाई पहुंच गया 800 यूनिट, तुम खुद बताओ क्या होगा। डिमांड नहीं हिला है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। हम इसे दिखाएंगे कैसे, सिर्फ सप्लाई कर्व को ऊपर बना दो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो और तुम्हें E से E2 मिल जाएगा। यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती हुई दिख जाएंगी और तुम्हें रेट बढ़ता हुआ दिख जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। सो दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है। एक्स एक्सिस पे देखो, राइटवर्ड शिफ्ट लोगे तभी क्वांटिटी बढ़ेगी। डिक्रीज इन सप्लाई करना है, मतलब क्वांटिटी को कम करना है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। अपने आप तुम्हारा एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा डिमांड और सप्लाई कर्व पे, और उस नए इक्विलिब्रियम पे आप देखना रेट क्या हुआ। तो रेट ने फॉलो किया, पहले हमने सब क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर लिया, जबकि लास्ट जो मैंने लेक्चर सिखाया था जिसमें मैंने प्राइस डिटर्मिनेशन करके बताया था तुम्हें, उसके अंदर हमने जो है पहले प्राइस को फॉल किया था या प्राइस को राइज किया था, और इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन होता है उसी जगह पे, वो हिलता नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होता है और कब नहीं होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं नॉर्मली वाइवा में भी। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तब तक नहीं होता जब तक आप प्राइस में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई उसे फॉलो करते हैं। तो कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होती रहेगी तो इक्विलिब्रियम नहीं हिलेगा। लेकिन अगर प्राइस ने फॉलो किया है, चेंजेस किसी और रीजन से आए हैं, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है।